सो हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग जर्नल एंट्री का बेसिक सीखे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है दैट हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज यूजिंग द रूल। मैंने दोनों रूल कवर कर लिया था, गोल्डन रूल भी और डायमंड रूल भी। तो अगर आपको जिससे इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैंने सजेस्ट किया था आपको कि आप मॉडर्न रूल फॉलो करो ताकि आगे आपको आसानी हो। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है जर्नल एंट्री में, वो बेसिक एंट्री पढ़ा है, सिंपल सा एंट्री जहाँ पे एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, और उसको हम लोग एंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड है और उसका अकाउंटिंग पॉसिबल है तो हम लोग उसके लिए क्या पास करते हैं, जर्नल एंट्री। कैसे पास करते हैं तो मैंने 3-4 स्टेप्स बताए थे आपको। ठीक है, कैसे आप नेचर समझोगे, कैसे रूल अप्लाई करोगे, वो सब मैंने करवाया था। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट प्लीज़ उसको रेफर ज़रूर कर लेना, क्योंकि बिना उसके यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैं दोबारा से उसकी बात नहीं करूँगा। ओके, इसके अलावा और हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाऊँगा। ठीक है, हम लोग बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पूरा अकाउंट समझ में आ गया। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एक एडजस्टमेंट जिसका नाम है डिस्काउंट। जी हाँ, अब जर्नल एंट्री में आपको एडजस्टमेंट भी मिलेगा। ठीक है, मतलब अब की एंट्री में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना है, थोड़ा वर्किंग भी करना है, उसके बाद आपको एंट्री पास करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कंपाउंड एंट्री किसको कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड एंट्री का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा डेबिट होगा या एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा, वो वैसा एंट्री कैसे पास करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंट्री कैसे पास करते हैं, ताकि आगे के सेशन में जब थोड़ा टफ एडजस्टमेंट में लूँ तो आपको समझने में आसानी हो। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके देन, हमारा जो पहला एडजस्टमेंट है उसका नाम है डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझ लो, ये जो डिस्काउंट है, सबसे पहले तो आपको उसका नेचर मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट का नेचर क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्काउंट क्या है, नेचर का मतलब एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर डिस्काउंट क्या, किस सेंस में डिस्काउंट आप पूछ रहे हो। डिस्काउंट दोनों सेंस में हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। एक तो बन सकता है कि डिस्काउंट आपने अलाउ किया, किसी को डिस्काउंट दिया। दूसरा हो सकता है डिस्काउंट रिसीव्ड, आप डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हो। अगर आपने अलाउ किया है डिस्काउंट तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो सामने वाले को, कस्टमर को। तो आपके लिए डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस है, एक बिजनेस का एक्सपेंस है, ताकि सेल्स को प्रमोट किया जा सके। बट अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, बिजनेसमैन को भी डिस्काउंट मिलता है अपने होलसेलर से, तो इसका मतलब आपके लिए डिस्काउंट इनकम है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन है तो डिस्काउंट देगा ही, डिस्काउंट उसको मिल भी सकता है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो क्या है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्या है, इनकम है। बट इन जनरल अगर बोला जाए, कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में कि डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, तो आप अजम्पशन क्या लोगे, आप अजम्पशन मानोगे कि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, मतलब एक्सपेंस मान के चलोगे। तो आई होप आपका नेचर के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट दोनों हो सकता है, इनकम भी और एक्सपेंस में। अलाउड है तो एक्सपेंस, रिसीव्ड है तो इनकम। तो ये बात आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़े। अब डिस्काउंट को कैटेगराइज कैसे किया गया है, तो देखो हम लोग ब्रॉडली डिस्काउंट को यहाँ पे दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यहाँ नोट कर लिया है। चलिए मैं वन बाई वन आपको बता दूं, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका काम आएगा वर्किंग में। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को एक फिक्स परसेंटेज प्रिंटेड लीस्ट प्राइस पे, प्रिंटेड जो प्रिंटेड प्राइस है, जो लिस्टेड प्राइस है, जिसको एमआरपी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, इस एमआरपी पे एक फिक्स परसेंटेज सबको देता है। वो कोई बड़ा होलसेलर हो गया या कोई मैन्युफैक्चरर हो गया, सबको वो डिस्काउंट देता है, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक ठीक है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है ये सबको नहीं मिलता है। ये क्यों मिलता है, तो पहले ये देख लो।
cash discount is allowed if customer makes the payment immediately or within a fixed period. मतलब कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे कैश में। इसका दूसरा सेंस ये निकला कि ट्रेड डिस्काउंट क्या कैश और क्रेडिट दोनों में मिलता है या सिर्फ क्रेडिट मिलता है? नहीं, ये कैश प्लस क्रेडिट दोनों ही केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, पर कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले में मिलता है, इसलिए इसका नाम ही है कैश डिस्काउंट। ओके, सेकंड पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी का मतलब है बल्क। जनरली ये ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली कब मिलता है? जब हम कोई चीज बल्क में लेते हैं, ठीक है। जबकि कैश डिस्काउंट के बारे में क्या बोला है? इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। अब देखो, कैश पेमेंट का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सामने वाले को कहा कि मैं 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, 4 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते आपने वो 4 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया हो, मतलब आपने जो स्पेसिफाइड टाइम दिया है उसके अंदर पेमेंट कर दिया हो। अब यहाँ पे 1 साल या 6 महीना नहीं चलेगा, पेमेंट करना है तो इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब या तो सेम डे या विद इन अ वीक, बहुत हुआ तो 9 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, बिजनेस प्रैक्टिस कैसा है उस एरिया का। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब इसके लिए हम लोग एंट्री पास नहीं करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट के बारे में क्या बोला गया है? इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी आप डिस्काउंट का एंट्री देखोगे वो कौन सा एंट्री रहेगा, कौन सा डिस्काउंट रहेगा? वो रहेगा कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, क्योंकि आप इसका एंट्री नहीं करते हो ट्रेड डिस्काउंट का, तो आखिर इसको शो कैसे करेंगे? तो इसको शो करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको इनवॉइस प्राइस से माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का इनवॉइस प्राइस मतलब एमआरपी 100 रुपया है और आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20%, तो अब उसका इनवॉइस प्राइस 100 नहीं रहेगा, अब उसका इनवॉइस प्राइस कितना रह जाएगा? 80 रुपीज। ये इनवॉइस को डिक्रीज कर देता है। जबकि कैश डिस्काउंट में क्या है, ये डिडक्ट नहीं होता इनवॉइस से, मतलब इसके केस में 80 रुपया इनवॉइस अलग से दिखेगा और मान लो इसके अलावा 10 रुपया डिस्काउंट मिला है तो 80 अलग से दिखेगा, 10 अलग से दिखेगा, दोनों का नाम अलग लिखा जाएगा। इसका लिखा जाएगा प्राइस एक्चुअली पे, ये चार्ज, और 10 जो कैश डिस्काउंट है वो मेंशन करेंगे बिल पे, तो आपको जो बिल पे डिस्काउंट मेंशन किया हुआ मिलेगा वो एक्चुअली में कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग सेपरेट जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, ये इनवॉइस पे अलग से रहता भी है, इनवॉइस के वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता ये। चलो मैंने एक नोट दिया है आपके समझने के लिए, क्या है देखें। इफ अ कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट, अगर मान लो किसी कस्टमर को दोनों डिस्काउंट मिलता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर पहले किसको एडजस्ट करें, तो उसका भी रूल है, आपको याद रखना है। मतलब अगर किसी को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया साथ में कैश डिस्काउंट भी मिल गया, तब क्या करोगे? तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना, किससे? जो प्राइस दिया हुआ है वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको। उसके बाद कैश डिस्काउंट को भी कैलकुलेट करना और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आप उसे चार्ज करोगे। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो मैंने यहाँ लिया है, चलो उसको डिस्कस कर लें। मान लो एक ट्रेडर है, वो गुड्स बेच रहा है, यहाँ पे आपका रोल स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे सेलर हो, आप गुड्स बेच रहे हो तो आप क्या हो? सेलर। और सेम कंडीशन दोनों में लग सकता है, बायर में भी। तो हम लोग अभी सेलर के सेंस में पढ़ेंगे इसको, कि एक ट्रेडर है वो गुड्स को बेच रहा है, सेल कर रहा है, कितने का है? तो 20,000 का गुड्स है और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। द नेट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब उसमें अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो ये वर्किंग आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री पास कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो लीस्ट प्राइस ले लेना, कितने का गुड्स था? तो 20,000 का था। देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 10%, जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा, तो वो हो गया 2,000। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 18,000। अब आपको यहां पे याद ये रखना है समझने के लिए, भले ही इसका एमआरपी 20,000 था, बट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट अब इसका एमआरपी ये नहीं रहा, ये खत्म हो जाएगा। अब एमआरपी, नया एमआरपी क्या माना जाएगा? 18,000। मतलब फर्दर कोई भी कैलकुलेशन के लिए इसका एमआरपी अब आप कितना लोगे? 18,000 लोगे। इसीलिए देखो, जो अगला कैश डिस्काउंट है 2%, ये 2%
कितने के ऊपर निकाला गया है, 18,000 के ऊपर निकाला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, 20,000 के ऊपर नहीं, 18,000 के ऊपर निकालेंगे। वो निकल के आया 360। अब इसको माइनस करो तो जो नेट अमाउंट जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, मतलब आप तो रिसीव करोगे, आप सेलर हो तो आप नेट अमाउंट कितना रिसीव करोगे, 17,640। पर एंट्री में आप दोनों को दिखाओगे, 18,000 को भी और 360 को भी। इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में दिखा दूँ। इसका जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि आप सेलर हो तो आप कैश या बैंक जो रिसीव करोगे उसको कर देना डेबिट। कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो, इतना 17,640, तो आप इतने से डेबिट करोगे। फिर आपने डिस्काउंट अलाउ किया, दिया, तो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा 360 से। टू, जो भी पार्टी का नाम है वो ले लो। अगर तुरंत पेमेंट किया है तो पार्टी का नाम तो आएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना था टोटल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप 20,000 नहीं लिखोगे, आप कितना लिखोगे, 18,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े कंपाउंड एंट्री की तरफ। इसके बाद हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे, उसमें डिस्काउंट भी रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड एंट्री। बेसिकली यही कंपाउंड एंट्री है। देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट है, 2 डेबिट है और 1 क्रेडिट है, तो ये कंपाउंड एंट्री है। ऐसा भी सकता है कि एक से ज़्यादा डेबिट हो, एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो, या एक ही डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी एक चीज़, एक साइड ज़्यादा डेबिट या ज़्यादा क्रेडिट हो, वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पे नोटेड है, sometimes two or more transactions relating to one particular account take place on the same date. In such case, instead of passing separate entries for all such transactions, only one entry is passed. Such a journal entry is termed as compound entry. यहाँ पे देखो याद रखना कि जो कंपाउंड एंट्री पास करते हैं वहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन या एक जैसे ट्रांजेक्शन सेम डेट को, सेम दिन, एक से ज़्यादा उनका सेम डे का अगर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ एंट्री कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं, ज़्यादा इजी होगा। जैसे मान लो 31 मार्च का डेट लिया, उस दिन 5,000 पे किया गया सैलरी, 2,000 पे किया गया रेंट का। तो इसका एंट्री कैसे पास करोगे, देखो डेट सेम है, तो आप इसको चाहो तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो या फिर एक साथ भी कर सकते हो। तो इसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक ही साथ कंबाइंड एंट्री पास करते हैं। जैसे सैलरी कितना पे किया, तो 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, डेबिट किया 5,000। रेंट कितना पे किया, 2,000, तो रेंट भी एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट कर दिया 2,000। और एक ही बार में इकट्ठा कर दिया कैश, क्योंकि दोनों को कैश पेमेंट हो रहा है, तो कैश डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा एज पर रूल। तो यहाँ पे जो कैश है, यहाँ पे टोटल 7,000 दिखा देंगे, क्योंकि कैश दो बार होगा, इसके लिए भी कैश, इसके लिए भी कैश। तो अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा चाहो तो दोनों को ऐड करके दिखा सकते हो। तो ये कहलाता है कंपाउंड एंट्री। चलो, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब कंपाउंड एंट्री 3 तरीके से पास किया जा सकता है। मतलब एक को डेबिट करो, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी कंपाउंड एंट्री है। एक अकाउंट क्रेडिट होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होगा, ये भी कंपाउंड एंट्री है। या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट भी होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी होगा, ये भी कंपाउंड एंट्री है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ओपनिंग एंट्री, जो हम लोग आगे के सेशन में लेंगे। ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं वहाँ पे सिखाएंगे। वहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट भी रहेगा, एक से ज़्यादा क्रेडिट भी रहेगा। इनफैक्ट मल्टीपल अकाउंट रहेंगे, हो सकता है कि 4-5 डेबिट रहे और 3-4 क्रेडिट रहे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल डाल दिया है। चलो जल्दी से मैं आपको बता दूं। जैसे देखो, पहला एंट्री है पेड कैश टू महेश। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, महेश के सामने जो अमाउंट है वो कितना है, 9600। मतलब महेश को आपने कितना पे किया, 9600। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है आपके लिए, डिस्काउंट आपने रिसीव किया फ्रॉम हिम, महेश ने डिस्काउंट दिया, कितना दिया, 400। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा खुद से कि महेश का टोटल अमाउंट 10,000 ड्यू था,
जिसमें से 400 उसने छोड़ दिए, तो 10,000 किसी को देना था, 400 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो नेट अमाउंट आपने कितना पे किया, 9600। तो ये जो 400 है वो आपको क्यों छोड़ा, सबको नहीं छोड़ा, वो आपको छोड़ा क्योंकि आपने उसको कैश पेमेंट किया। तो ये जो 400 है ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि पेमेंट पे मिला है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, अब क्योंकि मैंने कहा था कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, तो इसका एंट्री होगा, तो देख लो इसका एंट्री। महेश, एक पार्टी है, इसको पेमेंट किया आपने, तो महेश को पेमेंट किया, तो फ्री में तो पेमेंट किया नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि आपने किसी को पेमेंट किया, इसका मतलब वो क्रेडिटर होगा, आपने उससे कुछ परचेज किया है, ठीक है। और परचेज यहाँ बोला नहीं, इसका मतलब कि आपने कुछ दिन पहले ही परचेज किया होगा, अब उसको पेमेंट कर रहे हो। तो महेश आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी को जब पेमेंट करता है तो वो डिक्रीज करता है। तो महेश इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी डिक्रीजेज, तो क्या होगा वो, डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीजेज देन डेबिट। रूल याद करो, महेश क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीजेज देन डेबिट। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होता है तो आप अपने समझने के लिए अपने कॉपी में या बुक में पेंसिल से ऐसे भी लिख सकते हो, महेश क्या है, तो महेश इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीजेज, तो एज पर रूल ये क्या होगा, डेबिट, ठीक है। ये भी एक तरीका है। एक दो एंट्री में प्रॉब्लम होगा, एक दो क्वेश्चन बना लोगे तो बाकी अपने आप मेमोराइज हो जाएगा सारा रूल आपको। अब चलो पेमेंट किया कैश में, कैश कितना पेमेंट किया, तो कैश इज एन एसेट, एसेट पे किया। जैसे तुम कैश पे करोगे तो एसेट क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीजेस देन क्रेडिट। कितना पे किया, 9600 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। वो क्वेश्चन में यहाँ मेंशन था दैट कैश पे टू महेश 9600, तो वही आपको 9600 लेना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इज अ इनकम, इनकम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, आपको डिस्काउंट मिला ना तो इनकम बढ़ा आपका, तो इनकम इंक्रीज कर गया। तो इनकम इंक्रीज करता तो क्या होता है, रूल अप्लाई करो, तो याद है इनकम एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस देन क्रेडिटेड, तो यहाँ पे इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में साइड में ऐसे लिख लिख के भी काम चला सकते हो, और एक नरेशन दे देना दैट, यहाँ पे क्लाइंट होना चाहिए, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव, इतना ही लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड देखें, ठीक इसका उल्टा एंट्री है। यहाँ पे आपने कैश पे किया है, यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अब पैसा रिसीव करो, इसका मतलब तुमने इसका गुड्स बेचा होगा, मतलब ये आपका क्या होगा, डेटर होगा, जो अब आपको पैसा दे रहा है। तो रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब यहाँ भी आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, आपने रिसीव कितना किया 4900, डिस्काउंट कितना मिला 100, इसका मतलब कि सेल एक्चुअली में हुआ होगा 5000 का, जिसमें से 100 कम मिला है, पर एंट्री में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। पार्टी का नाम क्या है, अरुण, ठीक है। चलो तो आपने कैश कितना रिसीव किया 4900। अब इस यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो, कैश क्या है, एसेट है, ठीक है, कैश आपका एसेट है। जैसे आप एसेट रिसीव करोगे, मतलब कैश रिसीव करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये कैश एसेट है, एसेट रिसीव करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट, एसेट इंक्रीजेस देन डेबिट। डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। जैसे डिस्काउंट दोगे तो आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंस एंड एसेट बोथ, दोनों पे सेम रूल था, दोनों अगर इंक्रीज करता तो क्या होता है, डेबिट, इसलिए डेबिट होगा। कितना 100। अरुण कौन था, अरुण मेरा डेटर था, डेटर मतलब एसेट। जैसे उसने पेमेंट कर दिया वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। तो एसेट व्हेन डिक्रीजेस देन क्या रूल कहता है, क्रेडिट। एज पर रूल एसेट्स इंक्रीजेस इन डेबिट, डिक्रीजेस इन क्रेडिट, इसलिए अरुण को मैंने क्रेडिट किया। बट अरुण को क्रेडिट कितने से करेंगे, 5000 से। उसके पास 5000 निकल रहा था, उसने उसका 5000 का हिसाब हो गया, कैसे, 4900 पेमेंट कर दिया और 100 मैंने छोड़ दिया, वो यहां मेंशन करना पड़ता है। आपका ये सेकेंड एंट्री भी खत्म हो गया। थर्ड एंट्री देख लो, गुड्स सोल्ड टू हरीश, कुछ नहीं बोला, बस सिंपल सेल्स है। तो ये तो सिंपल एंट्री है जो आप पहले भी किए हो।
हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैं दिखा दूं आपको, हरीश टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हरीश रिटर्न गुड्स। तो यहाँ पे आपने किसी को गुड्स बेचा और वो डिफेक्टिव निकल गया किसी वजह से, उन्होंने लौटा दिया, तो ठीक एंट्री उल्टा हो जाएगा, बस सेल्स की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ देखो सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न ठीक उल्टा हो जाता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, जितना का गुड्स हरीश लौटाएगा उतने से हरीश डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एंट्री कंटिन्यूएशन में था। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब अब हिसाब किताब खत्म, अब उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका आपको छोटा सा वर्किंग यहाँ पे समझना पड़ेगा। हरीश जो है, इसको मैंने शुरू में गुड्स बेचा था 30,000 का, जिसमें से इसने 2,000 का गुड्स लौटा दिया मुझे, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 28,000। मतलब हरीश मेरा डेटर है कितने के लिए, 28,000 के लिए, क्योंकि 2,000 गुड्स लौटा दिया उसने। अब इस 28,000 में से उसने पेमेंट कितना किया, 27,500। तो ये आपको समझना होगा कि 27,500 पे कर दिया, और जो रिमेनिंग 500 है ये आपको बोलेगा नहीं, पर आपको अज्यूम कर लेना ये क्या है आपका, ये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट अलाउड है ये, ठीक है। तो देखिए इसका एंट्री कैसे होगा, हरीश को बेचा, उसने रिटर्न कर दिया, अब वो पेमेंट कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 27,500। कैश क्या है, कैश एसेट है, पेमेंट करेगा तो मेरे पास कैश नाम का एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट इंक्रीजेस देन डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, ये हम लोगों ने वर्किंग में देख लिया कैसे 500 निकला। तो 28,000 बचा हुआ था, उसमें से 27,500 मिल गया, तो रिमेनिंग जो 500 है वो क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, जैसे आपने उसको डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस आपका इंक्रीज किया, एक्सपेंस इंक्रीजेस देन डेबिटेड, ठीक है। एंड हरीश, हरीश कौन था, आपने उसको सामान बेचा था, तो अब इसलिए आपका डेटर था, जैसे उसने पेमेंट कर दिया तो हरीश इज योर डेटर, मतलब एसेट्स, तो वो डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। नेक्स्ट देख लो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, साफ साफ बोल भी दिया है, तो इसका एंट्री नहीं होगा, बट हाँ आपके लीस्ट प्राइस को डिक्रीज कर देगा। तो 60,000 पे एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे एंट्री कितने पे होगा, 60,000 माइनस 10%। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो यहाँ पे एंट्री 54,000 पे होगा। सेल्स है तो सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला आपको, बट एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, 54,000। देखिए गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000, 10% माइनस करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट का शो ऐसे ही करते हैं, इसका एंट्री पास नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, अगला केस, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये भी सेम है, बस यहाँ पे गुड परचेज आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, तो लीस्ट प्राइस 20,000 था, उसमें से 15% माइनस कर दो, तो 20,000 को 15% होता है 3,000, तो यहाँ पे एंट्री होगा 17,000 पे, देख लीजिए यहाँ पे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 17,000, रवि अकाउंट क्रेडिट 17,000, परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो गया। रवि आपका कौन है, आप उससे सामान खरीद रहे हो उधार में, तो आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर इंक्रीज कर गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एक एक्सपेंस का एंट्री मैंने ले लिया है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है चेक से। अब मैंने यहाँ अभी तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको बताया नहीं है, तो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग वो कवर करेंगे, पर मैं शॉर्ट में बता दूँ, जहाँ भी चेक आ जाएगा, बैंक से रिलेटेड कोई पेमेंट आता है तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक एंड कैश बोथ आर एसेट्स। तो जब पेमेंट कर रहे हो चेक से और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, कुछ नहीं बोला तो मान लेना कि बिजनेस का कोई काम था, या बिजनेस का स्टॉक था, या बिजनेस का एसेट था जिसको मैंने इंश्योर्ड करवाया और उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, इंक्रीज करता है, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट आपने बैंक के थ्रू किया, चेक के थ्रू किया है।
500। इसका एंट्री बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनेगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये। तो यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट 25 को पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहां पे ध्यान से देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑफ श्री राय। अब श्री राय कौन है? तो आप यहां देख रहे हो राय एंड कंपनी, इसका मतलब ये ओनर है। ओनर का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। यहाँ पे आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद समझना है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है जो बिजनेस पे किया है। तो ये एक तरह से ड्राइंग है। क्या है ये? ड्राइंग। एंड ड्राइंग इज एन एसेट इंक्रीजेज देन डेबिटेड। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होगा। क्या क्या डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक, कैश से करता तो कैश 2000। नेक्स्ट पेड वेजेस 2000, एडवर्टीजमेंट 2500, सैलरी 9000। ये आ गया आपका कंपाउंड एंट्री। तो एक ही बार में कर देना। वेजेस अकाउंट डेबिट 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2500, सैलरीज अकाउंट डेबिट 9000, और सबको जोड़ के टू कैश लिख दोगे। चेक से करते तो बैंक लिख देते, पर यहाँ पे चेक नहीं बोला है तो हम लोग कैश मानेंगे। तो टू कैश आप यहाँ कर दोगे। देखो वेजेस डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज डेबिट टू कैश, और सारे अमाउंट को जोड़ के यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन करोगे। ठीक है। अब सेम चीज इनकम भी उनमें भी हो सकता है। जैसे सेम डेट को देखो, यहां भी सेम डेट था, यहां भी सेम डेट है। सेम डेट को आपने इंटरेस्ट भी रिसीव किया, कमीशन भी रिसीव किया, मतलब इनकम है। मैंने कहा था ना, रिसीव करोगे तो इनकम, पे करोगे तो एक्सपेंस। तो जब रिसीव किया मतलब इनकम है, तो यहां भी आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। अब क्योंकि रिसीव करो तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू कमीशन 500 2000, और दोनों को ऐड करके कैश में दिखाना। देखो कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू इंटरेस्ट 500 टू कमीशन 2000। बस आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। कंपाउंड एंट्री का भी केस, तो ये हमारा कंपाउंड केस हो गया। अब आगे नेक्स्ट सेशन हम लोग कवर करेंगे आगे के एडजस्टमेंट। सो थैंक यू, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।